फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। अपना चैप्टर नंबर 9 है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास नंबर 8 जो थी अपनी, उसमें मैंने आपको बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं जो आज की क्लास को समझने के लिए जरूरी हैं। तो अगर क्लास नंबर 8 नहीं देखी है तो अनिवार्य रूप से इसको देख लीजिए। देखिए, जो अपनी वायु है ये गर्म होने पे फैलती है, यानी कि किसी भी चीज को आप जब गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, और जब कोई चीज बहुत ठंडी होती है तो अणु उसके पास पास आ जाते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जल है। देखिए, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी के अणु दूर दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे जलवाष्प में बदल जाते हैं। और पानी को जब आप ठंडा करते हैं तो अणु बहुत पास पास आ जाते हैं और जो जल है वो बर्फ में बदल जाता है। तो इसी तरह से जब वायु को भी आप गर्म करेंगे तो इसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं वायु का फैलना। इसके विपरीत जब आप किसी स्थान ऐसे स्थान पर होंगे जहां सर्दी ज्यादा है, तापमान कम है, तो वायु के अणु पास पास आ जाएंगे। इसको कहते हैं वायु का सिकुड़ना। अच्छा, जहां पर ये वायु फैलती है वहां पर लो प्रेशर बनता है, और जहां पर वायु आपकी फैलती है, जहां पर इसमें प्रसार होता है, वहां लो प्रेशर बनता है। और ऐसा स्थान जहां वायु सिकुड़ गई है वहां पर हाई प्रेशर बनता है। और एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि वायु सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले स्थानों की दिशा में गति करती है। तो जहां पर हाई प्रेशर है वहां से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर वाले स्थानों पे। अच्छा, इससे होता क्या है, हवा जो है, जैसे कि अब जो हाई प्रेशर वाला स्थान है, यहां से जो वायु आगे बढ़ेगी वो ठंडी होगी क्योंकि इस स्थान पर सर्दी है। तो इससे तापमान जो है वो थोड़ा सा पृथ्वी का नियंत्रित रहता है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पर हाई प्रेशर वाले इलाके से ठंडी वायु पहुंचने लगती है। अच्छा, इसके साथ ही देखिए, एक तो ये वायु की क्षैतिज गति हो गई जो मैंने आपको बताई। इसके साथ ही जो वायु है वो ऊर्ध्वाधर गति भी करती है, यानी कि ऊपर की ओर भी जाती है। इस चीज को अभी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि वायु ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा बाद में आएगा इसी क्लास में। अच्छा, तो अब हम लोग एक तरह से इतना तो समझ गए कि जो वायुमंडलीय दाब है, यानी कि जो प्रेशर है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसका योगदान है हवाओं की दिशा को निर्धारित करने में। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब एक्चुअल में होता क्या है। पहले परिभाषा पढ़ूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। देखिए, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक पहले सिंपल लाइफ एग्जांपल लीजिए। अगर मैं पृथ्वी के ऊपर इस समय खड़ा हूं जमीन पर, तो जमीन पर कितना मैं दाब डाल रहा हूं, जितना मेरा वेट है उतना ही दाब मैं पृथ्वी के ऊपर डाल रहा हूं। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं। देखिए, समुद्र तल से, यानी जो समुद्र का तल है यहां से, और जहां तक हमारा वायुमंडल फैला है, यानी कि जहां पर वायुमंडल की आखिरी सीमा आ जाती है, इस पूरे क्षेत्र में जो वायु है, जैसे कि ये मान लीजिए इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, इसको एक इकाई क्षेत्र कह सकते हैं। इकाई का मतलब होता है कि किसी भी इकाई में, किलोमीटर में, मीटर में, किसी में भी आप बात कर सकते हैं। तो ये एक इकाई क्षेत्र है, और ये कहां से है, समुद्र तल से, और जहां तक वायुमंडल की आखिरी सीमा है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, जाहिर सी बात है इसमें वायुमंडल है तो वायु होगी। तो ये पूरी जो वायु है इस क्षेत्र में, इसका जो भार है जो कि यहाँ पर लग रहा है हमारी पृथ्वी पर, इसी को वायुमंडलीय दाब कहेंगे। जैसे जो मैं पृथ्वी पर जितना मेरा भार है उतना दाब डाल रहा हूं, इसी तरह से आपके ऊपर जो वायु है, फैली हुई वायु है, वो भी लगातार दाब डाल रही है। यही हो जाता है आपका वायुमंडलीय दाब। अच्छा, वायु दाब को मापने की जो इकाई है मिलीबार है, और समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना मिलता है, 1013.2 मिलीबार। यानी कि अगर एक एवरेज की बात करें
तो जो समुद्र का तल है इस पर आपको 1013.2 मिली बार वायु दाब दिखाई देगा। देखिए, जब मैदानी क्षेत्रों के लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों पर, वैसे वैसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब कम होता है। इसके पीछे देखिए कारण क्या है। जो हमारी पृथ्वी है इसमें गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्यादातर जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के सतह के, पृथ्वी की धरातल के पास में ही है। तो यहाँ पर जब वायुमंडल ज्यादा मात्रा में है तो जाहिर सी बात है, ये जब ज्यादा मात्रा है वायुमंडल की तो इसके द्वारा लगने वाला जो दाब है वो भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में जो वायु दाब है वो ज्यादा मिलता है। लेकिन जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार वायु दाब कम होता है। यानी आप 10 मीटर ऊपर गए तो वायु दाब में कितनी कमी आ गई? 1 मिली बार। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर सारणी को देखिए। अगर आप समुद्र तल पर खड़े हैं तो वायु दाब कितना होगा? 1013.25 मिली बार। इसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब कितना रह जाएगा? 898.76 मिली बार। और यहीं पर अगर आप 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वायु दाब रह जाता है केवल 540.48 मिली बार। इसीलिए जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं या इस तरह की अन्य किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 किलोमीटर पर वायु दाब जो है समुद्र तल पर जितना वायु दाब होता है इससे लगभग में अगर बात करें तो आधा रह जाता है। और देखिए, आपका जो अमरनाथ है वो भी 5500 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इसीलिए ऐसे जो उच्च स्थल हैं वहां पर सांस लेने में दिक्कत आती है। देखिए, जब अपनी पृथ्वी गर्म होती है तो इसके ऊपर जो वायु है, जहां पर पृथ्वी गर्म होगी वहां पर वायु भी गर्म होगी, तो ये फैलती है और ऊपर उठती है। इसको कहते हैं पवन की ऊर्ध्वाधर गति। लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर गति है पवन की, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती है। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ये जो ऊपर की ओर जाती हुई वायु है, गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींचता है और इस वजह से ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती है। अब देखिए, समझेंगे वायु दाब के क्षैतिज वितरण को। तो पहले मैं आपको बताऊंगा समदाब रेखा क्या होती है। देखिए, समान दाब वाले क्षेत्रों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको समदाब रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1013 मिली बार दाब है, यहाँ पर भी जो प्रेशर है 1013 है और यहाँ पर भी 1013 मिली बार का प्रेशर है। इन सभी स्थानों को जो रेखा मिलाएगी वो समदाब रेखा कहलाएगी। अच्छा, जहां पर लो प्रेशर होता है तो निम्न दाब प्रणाली में एक या अधिक समदाब रेखाएं निम्न दाब प्रणाली को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। देखिए, यहां पर लिखा है निम्न और इसके चारों तरफ ये देखिए समदाब रेखा है जो इस निम्न दाब प्रणाली को घेरे है। यही चीज आपको उच्च दाब प्रणाली में भी मिलेगी, यानी हाई प्रेशर जहां पर भी होगा उस हाई प्रेशर के भी चारों तरफ एक या एक से ज्यादा रेखाएं होंगी और केंद्र में, यानी कि जो एकदम बीच का पॉइंट है, वहां पे सबसे ज्यादा वायु दाब होगा। देखिए, इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करता हूं। तो मान लीजिए ये एक हाई प्रेशर का क्षेत्र है। इस हाई प्रेशर के क्षेत्र में जो एकदम बीच का स्थान होगा केंद्र का, वहां पर सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा उच्च वायु दाब होगा और इस उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र के चारों तरफ आपको एक या एक से अधिक समदाब रेखाएं फैली हुई दिखाई देंगी। देखिए, अगर हम लोग अपनी पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर कुछ अक्षांश ऐसे हैं जहां पर लो प्रेशर मिलता है, निम्न वायु दाब, और कुछ अक्षांश ऐसे हैं जहां पर हाई प्रेशर मिलता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग वायु दाब का जो वैश्विक वितरण है, विश्व में जो वितरण है, इसको समझेंगे। तो देखिए, जो विषुवत वृत्त है यानी 0 डिग्री की लाइन, चित्र पर देखते जाइए। ये यहाँ पर जो 0 डिग्री की लाइन दिखाई गई है, यहाँ पर हमेशा आपको लो प्रेशर मिलेगा। तो इस क्षेत्र को, ये जो 0 डिग्री पर लो प्रेशर है, इसको
विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से या इक्वेटोरियल लो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलिए, यहाँ पर ये देखिए मैं चित्र में ये 30 डिग्री वाली लाइन है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके ऊपर आपको हाई प्रेशर मिलेगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हाई प्रेशर और दक्षिणी अक्षांश पर हाई प्रेशर। तो इनका नाम क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे बार बार शब्द उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो आप कंफ्यूज ना हो। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर जो हाई प्रेशर मिलता है उसकी वजह से इस क्षेत्र को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आ जाती है 60 डिग्री की लाइन। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है और नीचे यहाँ पर 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर आपको दोनों जगहों पर लो प्रेशर निम्न वायुदाब मिलेगा और इसको हम लोग कहते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां। यानी कि ये जो अपनी 60 डिग्री वाली पट्टियां हैं इनका नाम हो गया अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां। और इसके बाद जो ध्रुवीय प्रदेश हैं यानी कि जो हमारे पोल्स हैं वहां पर आपको फिर से हाई प्रेशर मिलेगा। हम लोग जानते हैं जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां ठंड बहुत होती है और मैंने आपको बताया जहां ज्यादा सर्दी होगी वहां हाई प्रेशर होगा। तो इसीलिए अपने ध्रुवीय क्षेत्रों पर हाई प्रेशर होता है। इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये देखिए जो वायुदाब की पट्टियां हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई लो प्रेशर हाई प्रेशर की, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं। सूर्य के साथ ये ऊपर और नीचे की ओर गति करती हैं। देखिए ये जो हमारी वायुदाब पेटियों का खिसकना है यानी कि जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। यहां पर देखिएगा पहले चित्र में, ये जैसे अपनी पृथ्वी का अक्ष हो गया और इसके ऊपर जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है। तो ऐसे ही इसको हम लोगों ने पृथ्वी का अक्ष मान लिया, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य की किरणें किस भाग पर पृथ्वी के सीधे पड़ेंगी? जाहिर सी बात है ये जो सूर्य की तरफ निकला हुआ हिस्सा है इसके ऊपर, यानी कि ये मेरे हाथ में जहां पे पेन है ये एकदम बीचों बीच का पार्ट हो गया। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर सूर्य की किरणों की ज्यादा ऊष्मा पहुंचेगी और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो पीछे की तरफ है इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, अब यहाँ पर देखिएगा फिगर में, जो 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा है जो उत्तरी गोलार्ध है वहां गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। अब देखिए क्या है, सूर्य तो यहीं पे रहेगा जहां पर रहता है, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, रोटेट करती है। तो ये रोटेट करेगी और इस साइड में यहां पर पहुंच जाएगी। अब अच्छा ध्यान दीजिए, सूर्य को मैंने यहां पर बताया है, तो ये जो पेन का हिस्सा है ये वाला, ये अब सूर्य की तरफ निकला हुआ है और ये सूर्य से दूर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा नीचे वाले इलाके में और ऊपर वाला ये जो अपना उत्तरी गोलार्ध है इसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी पेन के इस हिस्से पे। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, तापमान अलग अलग जगहों पर बदलेगा। हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की रोटेशन की वजह से जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है एक समय पर वहां ज्यादा गर्मी होती है और उसके बाद जब पृथ्वी आगे घूमकर पहुंचती है रोटेट करके तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी होती है। और हमारी जो दाब रेखाएं हैं वो इसी ऊष्मा के ऊपर टिकी होती हैं, जहां गर्मी ज्यादा है वहां लो प्रेशर होता है। तो अब आप खुद सोचिए, जब पृथ्वी पर तापमान बदलेगा तो ये जो लो प्रेशर की बेल्ट है ये भी तो चेंज होगी। जैसे कि किसी समय पर 0 डिग्री लाइन पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही थी, तो 0 डिग्री लाइन के पास ही लो प्रेशर की बेल्ट थी। अब क्या हुआ, सूर्य जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, यानी पृथ्वी ने अपना रोटेशन किया। इसकी वजह से सूर्य की किरण जो है मान लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधे पड़ रही है। तो जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, यानी जितनी गर्मी हमारी विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पे थी
उतनी गर्मी इस समय 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो यहाँ 0 डिग्री पर जो प्रेशर की बेल्ट थी वो बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। सामान्य भाषा में जितना प्रेशर 0 डिग्री पर पाया जा रहा था, अब उतना प्रेशर 23.5 डिग्री की लाइन पर कर्क रेखा पर पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो वायु दाब की पेटी है वो शिफ्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया वायु दाब से पवन की दिशा निर्धारित होती है। तो अगर वायु दाब की पेटी शिफ्ट होगी तो ये एक निश्चित बात है कि हवाओं की दिशा भी बदल जाएगी, क्योंकि जहां पर लो प्रेशर था अब वहां पर लो प्रेशर नहीं रह गया है, तो वहां पर हवाएं नहीं आएंगी, बल्कि ये जो नई 23.5 डिग्री की लाइन है, कर्क रेखा है, अब हवाएं यहां पर आएंगी। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि पवन की दिशा और वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पवन का मतलब क्या है। तो देखिए पृथ्वी पर जो क्षैतिज वायु गति करती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो वायु एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, इसी को पवन कहते हैं। पवन हमेशा हाई प्रेशर के क्षेत्र से लो प्रेशर की क्षेत्र की ओर जाती है। अच्छा देखिए जो हमारा धरातल है उसमें कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार है, ये पवन के रास्ते में अलग अलग तरीके की बाधाएं लाते हैं और इससे पवन का वेग प्रभावित होता है। यानी कि ये जो घर्षण है इसकी वजह से पवन का वेग प्रभावित होता है। दूसरा, जो पृथ्वी हमारी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी का रोटेशन है, इसकी वजह से भी पवन का वेग प्रभावित होता है। और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से जो बल पवन के ऊपर लगता है, यानी हवाओं के ऊपर जो बल पृथ्वी के रोटेशन की वजह से लगता है, इस बल का नाम है कोरियोलिस बल। अभी आगे थोड़ी सी जानकारी कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग लेंगे। तो देखिए जो पृथ्वी का धरातल है, इस पृथ्वी के धरातल पर जो हमारी पवन चल रही है, या कह लीजिए जो हवा आपको फील होती है, इसके पीछे 3 कारक हैं जिनका योगदान होता है। पहला है दाब प्रवणता बल, जिसको अभी देखेंगे। इसके बाद दूसरा है घर्षण बल, जो आगे की स्लाइड में देखेंगे। और तीसरा है कोरियोलिस बल। यानी इन तीनों के मिले हुए प्रभाव की वजह से पवन की दिशा और वेग निर्धारित होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ऊपर आप लाइंस देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी। मान लीजिए इस वाली लाइन पर ये जो लाइन है, ये सब समदाब रेखाएं हैं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। तो इस समदाब रेखा पर मान लीजिए जो दाब है वो 1025 मिलीबार है। इसके ऊपर जो ये रेखा है इस पर 1026 मिलीबार दाब है, और यहाँ पर मान लीजिए 1029 मिलीबार का दाब है। तो वायु दाब तीनों जगहों पर अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर एक स्थान से जब काफी दूर के स्थान पर आप जाते हैं तो वायु दाब में परिवर्तन होता है। वैसे ही यहाँ से जब आप इस स्थान पर जाएंगे, यानी काफी लंबी बीच में दूरी तय करेंगे, तब आपको वायु दाब में परिवर्तन दिखाई देगा। इसका मतलब है यहाँ पर वायु दाब प्रवणता कम है। देखिए वायु दाब प्रवणता और कुछ नहीं है, बल्कि जो वायु दाब है वो कितनी तेजी से बदल रहा है, इसी को वायु दाब प्रवणता दिखाती है। नीचे की 3 लाइंस को देखिए, ये भी तीनों समदाब रेखाएं हैं, और यही मान लीजिए कि नीचे वाली है 1025, ऊपर वाली है 1026 और इसके ऊपर है 1029। तो अब देखिए थोड़ी सी दूरी में कितनी तेजी से वायु दाब बदल रहा है। यहाँ पर 1025 था, ऊपर जाके 1026 हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा और जब आप आगे बढ़ते हैं पृथ्वी पे तो यही वायु दाब आपका 1029 हो जाता है। यानी एक स्थान पर आप खड़े थे, जैसे आप लखनऊ में थे और मुश्किल से आप पहुंच पाए लखनऊ से बरेली तक, और इतने में ही वायु दाब बदल गया। यानी वायु दाब जब बहुत तेजी से बदल रहा है तो हम कहेंगे कि प्रवणता ज्यादा है, दाब प्रवणता ज्यादा है। और वायु दाब जब अलग अलग स्थानों पर वायु दाब के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है तो हम लोग कहेंगे वायु दाब प्रवणता कम है। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करती है, यानी कि वायुमंडल में जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दाब है उसकी वजह से एक भिन्नता आ जाती है।
दूरी के संदर्भ में जो दाब परिवर्तन की दर है उसको दाब प्रवणता कहते हैं। यानी कितनी दूरी चलने के बाद दाब में परिवर्तन आ रहा है, इसका जो रेट है, इसकी जो दर है, वही दाब प्रवणता दाब प्रवणता कहलाती है। अब देखिए, जहां समदाब रेखाएं पास पास होंगी वहां पर दाब प्रवणता अधिक होगी। जैसे यहाँ दाब प्रवणता ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर समदाब रेखाएं पास में है, और इसके विपरीत यहाँ पर जहां समदाब रेखाएं दूर दूर हैं वहां पर आपको कम दाब प्रवणता दिखाई दे रही है। देखिए, अगला फैक्टर है घर्षण बल। तो ये भी पवन की गति को प्रभावित करता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, धरातल पर सबसे ज्यादा घर्षण का सामना करना होता है हवा को, और जो समुद्र तल है इसके ऊपर घर्षण सबसे कम होता है। जहां पर जैसा धरातल होगा वैसा ही वहां पर घर्षण होगा। अपना तीसरा फैक्टर है कोरियालिस बल। देखिए, कोरियालिस बल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ वहां तक सीमित रहेंगे जितना हम लोगों को NCERT की बुक में दिया गया है। तो देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर ये जो घूमना है, इसी की वजह से एक बल जन्म लेता है जिसको हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। देखिए, सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसको कोरियालिस बल नाम दिया गया। इस प्रभाव से, यानी ये देखिए जो कोरियालिस बल है, इससे क्या होता है, जो पवन है उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने ओर चली जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ ये विक्षेपित हो जाती है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये अपनी 0 डिग्री की लाइन हो गई, यानी पृथ्वी का एकदम बीच का हिस्सा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऐसी हवा जो उत्तरी गोलार्ध में बह रही है वो किधर जाएगी? अच्छा, ऐसे समझिए, ये हवा यहां से चली और इस बिंदु तक आना है, यानी इस दिशा में ऐसे इसको आना है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने पथ के दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी कि ये हवा देखिए, यहां से ही ये वाला जो बिंदु था इसी को यहाँ पे बनाया है। तो ये हवा इस बिंदु से चली तो, लेकिन दाहिनी ओर मुड़ गई, इस दिशा में मुड़ गई। आप देखिए, अभी कैमरे में जब आप देख रहे हैं तो ये मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ पीठ कर दूंगा तो ये दाहिना हाथ इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में इसी दिशा में दाहिनी ओर ये आपकी वायु मुड़ गई। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे इस पॉइंट से हवा को जाना है और यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, बल्कि कोरियालिस बल की वजह से हवा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर इस तरह से मुड़ जाएगी या फिर विक्षेपित हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कोरियालिस बल की वजह से हो रहा है। अच्छा देखिए, जितना ज्यादा हवा तेज चल रही है, जितना पवन का वेग अधिक है, उतना ज्यादा कोरियालिस बल का प्रभाव होगा, यानी उतनी तेजी से पवन की दिशा बदल जाएगी। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझिए। जो आपकी 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पर कोई भी कोरियालिस बल नहीं होता है। 0 डिग्री लाइन से जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में आगे जाएंगे ध्रुवों की ओर, और जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में आगे जाएंगे ध्रुवों की ओर, वैसे वैसे कोरियालिस बल भी बढ़ता जाएगा। यानी जितना अक्षांशों पे आप आगे बढ़ेंगे उसी अनुपात में कोरियालिस बल भी बढ़ता जाएगा। तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा कोरियालिस बल होता है और 0 डिग्री लाइन पर 0 कोरियालिस बल होता है, यानी 0 होता है। देखिए, अगर हवा प्योरली प्रेशर के हिसाब से चले, जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और हवा अगर एकदम प्रेशर के हिसाब से चले तो ऐसे चलेगी 90 डिग्री पे। यानी कि मैंने आपको बताया, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुदाब में होने वाला परिवर्तन है उसे वायुदाब प्रवणता कहते हैं। तो ये जो वायुदाब प्रवणता है जिसकी वजह से हवा की गति हो रही है, वायुदाब प्रवणता हमेशा अक्षांश रेखा से 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन कोरियालिस बल का क्या प्रभाव है? अब इस वाले चित्र पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए जो हवा है सीधे ऐसे चलना चाहिए। 30 डिग्री पे मैंने आपको बताया हाई प्रेशर होता है, 0 डिग्री के पास लो प्रेशर होता है। तो हवा 90 डिग्री पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सीधी ना चल के इस तरह से मुड़ गई है। तो
तो यही कोरियालिस बल का प्रभाव है, इसने हवा को दाईं तरफ धक्का दिया और इसकी वजह से हवा की जो दिशा है वो बदल गई और ये आपको दिशा दिखाई दे रही है। फिर देखिए कुछ और वैसे ही फैक्ट आ जाते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एक तो बात है कि जितनी तेज हवा चल रही होगी उतना ही ज्यादा कोरियालिस बल भी काम करेगा। दूसरी बात आ जाती है कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए जो हवा की दिशा है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे होती है। यानी अगर विषुवत रेखा की बात करें तो जो हवा है वो ऐसे बहेगी, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पर लो प्रेशर है तो एकदम 90 डिग्री पर ऐसे हवा बहेगी। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे 0 डिग्री से आगे जाते हैं कोरियालिस बल बढ़ने लगता है, इसीलिए हवा की दिशा भी बदलने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर देखिए ये हवा एकदम सीधे ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी दिशा बदल गई और ये अपने मार्ग के बाईं तरफ विक्षेपित हो गई। देखिए हम लोगों ने देखा पवन की दिशा और वेग को 3 चीजें प्रभावित करती हैं, घर्षण बल, कोरियालिस बल और इसके साथ ही दाब प्रवणता बल। अच्छा, ऐसी हवा जो धरातल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे है उसको घर्षण बल का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि घर्षण का संबंध पृथ्वी के धरातल से है। तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह घर्षण बल नहीं होता। अब 2 चीजें बची, कोरियालिस बल और दाब प्रवणता बल। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ऊपर एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच दाब का अंतर है, ऊपर लो प्रेशर है नीचे हाई प्रेशर है। तो दाब प्रवणता बल हवा को किस दिशा में खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, और जो इसके विपरीत कोरियालिस बल है वो हवा को इसके विपरीत दिशा में खींच रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप हवा जो है इस डायरेक्शन में बहने लगेगी, यानी कि दोनों के बीचों बीच का डायरेक्शन अपना लेगी, क्योंकि दोनों बल जो है विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग अपनी आम भाषा में बीच का रास्ता निकालना। तो वैसे ही हवा जो है इन 2 विरोधी बलों के बीच में एक बीच का रास्ता निकाल लेगी। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा इस वाले चित्र में देखिएगा। यहां पर देखिए 704 मिलीबार प्रेशर है और यहां पर 708, यानी कि यहां पर हाई प्रेशर है यहां पर लो प्रेशर है। तो हवा कैसे चलना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग जानते हैं इसके विपरीत में प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो P दिखाया गया है इसके विपरीत में यहां पर C से दिखाया गया है कोरियालिस बल इस दिशा में काम कर रहा है। तो हवा किधर मुड़ गई, यहां पर इस तरह से। अच्छा, अभी एक बात सोचने की है, यहां पर हवा इधर मुड़ी थी और यहां पर इधर मुड़ गई, इसका कारण क्या है? मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध में वायु जो है अपनी दिशा के जिस दिशा में जा रही थी उसके दाईं ओर मुड़ती है। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध जब हम लोग देख रहे हैं तो वायु अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मैंने आपको बताया वायु अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ती है। तो अपने बायां हाथ को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड को, उसी दिशा में ये हवा मुड़ गई। तो यानी कि जो दाब प्रवणता बल है और कोरियालिस बल है इनके मिले हुए प्रभाव की वजह से ये हवा कैसे बहने लगी, ध्यान से देखिएगा। समदाब रेखाओं के समानांतर, देखिए ये समदाब रेखा है ये समदाब रेखा है और इसी के समानांतर वायु बह रही है। तो इस तरह की हवा को कहते हैं भूविक्षेपी पवन, यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अच्छा देखिए, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवन का जो परिक्रमण है, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया है और इस लो प्रेशर वाले एरिया के चारों तरफ हवाएं घूम रही हैं, इसको कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण। जबकि उच्च वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, हाई प्रेशर वाला, इसके चारों तरफ जो वायु दिखाई देती है घूमती हुई, उसे प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहते हैं। जब चक्रवाती परिसंचरण होगा तो वर्षा होगी, आंधी आएगी, और जो प्रतिचक्रवाती परिसंचरण होता है इसमें मौसम आपको शांत मिलेगा, ज्यादा तेज हवा भी नहीं चल रही होगी। देखिए थोड़ी सी बात अभिसरण और अपसरण की कर लेते हैं, क्योंकि आगे की क्लास में इसका यूज होगा। देखिए अभिसरण कौन सा बिंदु है? अभिसरण बिंदु एक ऐसा बिंदु हो गया या ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर आसपास की हवाएं आकर के इकट्ठी होती हैं। देखिए यहां पर लिखा है अभिसरण निम्न, यानी लो प्रेशर है और इसीलिए यहां पर तापमान भी ज्यादा होगा।
तो इस स्थान पर आसपास से आप देखिए हवाएं आकर के मिल रही हैं। और देखिए क्योंकि गर्मी है, गर्मी में हवा फैलेगी, हल्की होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए ये वायु जो ऊपर की तरफ गई वो क्या हुई, दो दिशाओं में, एक इधर की तरफ और दूसरा अपना इधर की तरफ फैल गई। तो इसको कहते हैं अपसरण, यानी कि ये जो ऊपर जाकर के वायु फैल गई, इस दो दिशाओं में बट गई, इसको कहते हैं अपसरण, यानी कि अलग अलग होना। देखिए यहां पर फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पर देखिए, ये हमारे पृथ्वी के धरातल के पास वाले पॉइंट हैं, ऊपर वाले पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर पॉइंट है। तो ये अभिसरण बिंदु बन गया, यानी आसपास की हवा जो है यहां पर इकट्ठी हो रही है और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे की ओर जाती है। क्योंकि ये हवा भारी होगी तो ये नीचे की ओर जाती है और यहां पर जा करके फिर से अलग अलग डायरेक्शन में बट जाती है। तो नीचे क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है। और ऊपर क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, यानी हवाएं आकर के यहाँ पर मिल रही हैं। देखिए हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग पवनें चलती हैं, जैसे व्यापारिक हवाएं हो गई, पछुआ हवाएं हो गई, ये सब मिलकर एक परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो अब इसी की हम लोग बात करेंगे। देखिए वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहते हैं, यानी कि ये जो वायुमंडलीय पवन के बहने का जो पैटर्न है, प्रारूप मतलब पैटर्न, इसी को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहते हैं। और इसकी वजह से महासागरीय जल भी गतिमान होता है। जब हवा चलती है उसकी वजह से महासागर का जल भी आगे की ओर बढ़ता है और इससे पृथ्वी की जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। देखिए ये जो हमारी अलग अलग भूमंडलीय पवन है, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी पर जो पवन का परिसंचरण हो रहा है उस पर इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। देखिए एक अक्षांश पर तापमान ज्यादा है, दूसरे पे कम है, तो एक पर लो प्रेशर है, दूसरे पे हाई प्रेशर है। जाहिर सी बात है इससे जो है विंड जो है एक हाई प्रेशर वाले स्थान से लो प्रेशर वाले स्थान की ओर जाएगी। इसके साथ वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, कहां पर हाई प्रेशर है कहां पर लो प्रेशर है, इससे भूमंडलीय पवन का पैटर्न तैयार होता है। इसके साथ ही सौर किरणों का विस्थापन, शुरू में ही आपको मैंने बताया, आज मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो आज उत्तर प्रदेश में गर्मी है, 6 महीने बाद कड़ाके की सर्दी होगी। तो ये जो सौर किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती हैं, इसकी वजह से जो वायुदाब पट्टियां हैं वो भी हट जाती हैं। जैसे अभी जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ बहुत गर्मी है, इसीलिए लो प्रेशर है और वर्षा हो रही है हर दिन। थोड़े दिन बाद यहाँ पर सर्दी होगी, हाई प्रेशर होगा, यानी हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाएगी और कोई वर्षा नहीं होगी। तो ये जो सौर किरणों की वजह से जो वायुदाब पट्टियों का विस्थापन होता है, शिफ्टिंग होती है, ये भी वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण को प्रभावित करता है। इसके साथ ही कहां पर महासागर है कहां पर महाद्वीप है, इसका प्रभाव पड़ता है। और जो पृथ्वी का घूर्णन है इसका भी प्रभाव भूमंडलीय पवन पर पड़ता है। अभी हम लोगों ने कोरियालिस बल की बात की है। तो अब हम लोग जो हमारे वायुमंडल का परिसंचरण तंत्र है इसको समझेंगे। और देखिए कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए माइंड में। जैसे ये ऊपर की तरफ जो एरो जा रहे हैं चित्र में, ये क्या दिखा रहे हैं, 90 डिग्री पर, या कह लीजिए ऊपर की ओर जो हवा जा रही है उसको ये एरो दिखा रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पर एरो है ये दिखा रहा है जो ऊपरी आकाश में हमारे हवाएं बह रही हैं, ये उसको दिखा रहा है। ये जो एरो है ये नीचे आती हुई हवाओं को दिखा रहा है। और ध्यान से समझिएगा, ये जो नीचे वाला एरो है ये हमारे पृथ्वी के धरातल के पास जो हवाएं बहती हैं उसको दिखा रहा है। तो देखिए एक अपना कॉन्सेप्ट है ITCZ का, यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये ITCZ क्या है, देखिए क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री की जो लाइन है यहाँ पर सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है बहुत ज्यादा, कह लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पर काफी सीधी रहती हैं वर्ष भर, तो यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है विषुवत रेखा पर। तो जो विषुवत रेखा के ही पास एक क्षेत्र डेवलप होता है जिसमें बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, इसको कहते हैं ITCZ या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब जहां पर आकर हवाएं मिलती हैं। तो देखिए जहां पर लो प्रेशर है, जहां पर गर्मी ज्यादा है
ऑलरेडी मैंने आपको बताया हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी। तो देखिए यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं, चित्र में देखते जाइए। फिर क्या होगी, देखिए ये जो हवा ऊपर उठी है 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगी और 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये हवा गति करेगी इस तरह से। ये किधर जा रही है, 30 डिग्री वाला जो अक्षांश है इसके ऊपर जा रही है, लेकिन ध्यान रखिए गति ये आकाश में ही कर रही है और यहाँ पर आकर ये नीचे की ओर उतर जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये नीचे की तरफ क्यों उतरी, तो इसका एक कारण है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाती है तो भारी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर वायु नीचे की तरफ उतरती है। और यहाँ पर क्या है, जहाँ पर वायु उतरी है वहाँ पर हाई प्रेशर है। मैंने आपको बताया वायु की दिशा सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, इसीलिए ये हाई प्रेशर से आप देखिए यहाँ पर चित्र में लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो ये जो पूरा एक कोष्ठ बन गया इसको कहते हैं हेडली सेल या हेडली कोष्ठ। इसमें आपको एक चक्र के रूप में वायु गति करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो अपना हेडली सेल बनता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक वैसे ही बनता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध की वायु की बात करेंगे और उसी को आप दक्षिणी गोलार्ध पे लागू कर देना। तो देखिए हम लोगों ने देखा जो 0 डिग्री लाइन है इस पर हमेशा लो प्रेशर मिलता है। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोगों ने देखा हवा ऊपर उठी और 30 डिग्री अक्षांश पर पहुंचकर नीचे की ओर उतर गई। तो यहाँ पर नीचे की तरफ उतर गई। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर का इलाका है, यानी 30 डिग्री अक्षांश पे हाई प्रेशर है। यहाँ से हवा 2 दिशाओं में आगे बढ़ती है, एक तो विषुवत रेखा की तरफ अपसरित होती है और दूसरा ये जो आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये वाला, इसकी तरफ वायु आगे बढ़ती है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखिए रेड कलर से दिखाया गया है, वायु 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती है। अच्छा, जो 60 डिग्री अक्षांश है यहाँ पर हमारे जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहां से भी हवा आ रही है। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 60 डिग्री अक्षांश पर आकर के हवा इकट्ठी हो रही है। और फिर क्या होगा, 60 डिग्री अक्षांश पे भी वही होगा, ये हवा ऊपर उठेगी इस तरह से और ऊपर उठने के बाद एक सिरा तो इसका इधर जाएगा जिसको बाद में देखेंगे, लेकिन इसका एक हिस्सा इस डायरेक्शन में यानी 30 डिग्री अक्षांश की तरफ, 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ वायु इस डायरेक्शन में गति करती है। और हम लोगों ने देखा यहाँ पर तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि वायु आकर के इकट्ठी हो रही है, उसके बाद नीचे की ओर जाती है। तो ये वाली वायु की बात कर रहे हैं जो आई है यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये वायु भी ऐसे नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद क्या होगा, फिर से वही होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो वायु इस तरह से इस डायरेक्शन में यानी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। एक बार पूरा और समझाऊंगा जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाई प्रेशर का क्षेत्र है, वायु ऊपर से नीचे उतर रही है, उतरने के बाद वायु क्या करती है, आगे बढ़ती है, 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती है क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है। 60 डिग्री अक्षांश पे वायु फिर से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद ये वायु जो है फिर से 30 डिग्री अक्षांश की तरफ इस डायरेक्शन में आती है और फिर से नीचे उतरती है। तो इस तरह से ये जो पूरा सर्कल बना, कोष्ठ बना, इसको फेरल सेल कहते हैं। लास्ट आ जाता है आपका ध्रुवीय कोष्ठ यानी पोलर सेल। तो देखिए जो हमारे पोल रीजन है, जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहां तो बहुत सर्दी है और जितनी ज्यादा सर्दी होगी उतना हाई प्रेशर होगा। तो हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में हाई प्रेशर है। तो ये जो अभी देखा था आपने, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो वायु ऊपर उठ रही है ये किधर जाती है, पोल्स की तरफ। यानी कि अब याद रहे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो ऊपर वाला एरो है ये ऊपर आकाश की बात कर रहा है, धरातल के पास नहीं। तो लो प्रेशर एरिया में जो हवा ऊपर उठ गई थी वो पोल की तरफ जाएगी और नीचे जाकर के पोल पर पहुंच के वापस से नीचे की तरफ जाएगी, यानी हवा जो है नीचे उतरती जाती है और यहाँ पर जाकर के पोल पर इकट्ठी होगी
और फिर से पोल से किधर जाएगी, वापस से यही लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी। एक बार ये पूरा सर्कल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये वायु ऊपर गई है, उसके बाद ये वायु आपकी इस दिशा में गई है, फिर वायु यहाँ पर आपकी नीचे उतरी है, और वापस से जो वायु है यहाँ पर पोलर हाई से यानी ध्रुवीय प्रदेशों के उच्च दाब क्षेत्र से वापस से लो प्रेशर की तरफ आई है। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो पूरा सर्कल बन गया, सेल बन गया, इसको हम लोग पोलर सेल के नाम से जानते हैं। तो 3 सेल आपके क्लियर हो गए, हेडली, फेरल, पोलर और पोलर सेल। अच्छा देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है, ये महासागरों को भी प्रभावित करता है। तो महासागर में जो पवन है, उसकी वजह से धीमी और अधिक गति वाली महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। यानी कि महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करने में पवन अपना योगदान देता है, और बदले में जो महासागर है उससे पवन को ऊष्मा मिल जाती है, आर्द्रता मिल जाती है। यानी कि जो पवन है उसमें जो आर्द्रता वगैरह आती है वो महासागरीय जल से आती है। फिर देखिए, कुछ ऐसी भी पवनें हैं जो मौसमी पवनें कहलाती हैं, यानी कि ये मौसम विशेष में चलती हैं। जैसे कि कहीं पर तापमान ज़्यादा हो गया, या फिर कहीं पर प्रेशर में परिवर्तन आ गया, लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो उसकी वजह से ये पवन चलने लगती हैं। और जैसा मैंने कहा, नाम से समझ में आ रहा है कि ये विशेष मौसम में ही चलती हैं, पूरे वर्ष ये पवन चलती हुई आपको नहीं मिलेंगी। देखिए, स्थानीय पवन का ही एक अन्य उदाहरण है पर्वत और घाटी पवन। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक पर्वत है, यहाँ पर ये आपके सामने पर्वत का ढाल है। अब क्या होता है, दिन का समय है, सूर्य चमक रहा है, तो ये हमारा पर्वत का ढाल बहुत तेजी से गर्म होगा। अच्छा, जब ढाल गर्म होगा तो इस पर हवा जो है वो भी गर्म होगी, यानी कि हवा जो है ऊपर की तरफ वायु उठेगी, और जब वायु ऊपर उठेगी तो यानी पर्वत के ढाल पर लो प्रेशर बन जाएगा। वहीं पर देखिए, जो नीचे घाटी है, इसमें इतना ज्यादा अभी तापमान नहीं बढ़ पाया है, तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर होगा। हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वायु ऊपर उठ गई है, तो इस स्थान को भरने के लिए घाटी से जो पवन है ये पर्वत के ढाल की तरफ चलने लगती है, और ये जो पवन है इसको हम लोग घाटी समीर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रात में ठीक इसके विपरीत होता है। ये रात का समय है, अब पर्वत का ढाल बहुत तेजी से ठंडा होगा। ठंडा होगा तो यानी यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और घाटी में टेम्परेचर अभी उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, तो घाटी में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है यानी लो प्रेशर है, और पर्वत के ढाल से घाटी की तरफ वायु चलने लगती है। इसको पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं, जो ढालों से घाटी में वायु उतरती है। और ये जो उतरने वाली वायु है इसको हम लोग अवरोही पवन कहते हैं। अवरोही मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये अवरोही पवन हो गई। एक और देखिए यहाँ पर प्रक्रिया है। देखिए, ये जैसे पर्वत है, इधर से आपकी वायु आ रही है, तो क्या होगा, जब पर्वत से वायु टकराएगी ढाल से, तो वायु धीरे धीरे ऊपर उठेगी और इसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संघनन की वजह से क्या होगा, ये जो वायु है ये वर्षा करेगी, यानी कि इस साइड में पर्वत के इधर वाले ढाल पे ढेर सारी वर्षा हो गई। अब क्या है, इधर जो वायु पहुंची पर्वत के दूसरी तरफ, ये सूखी हुई है, यानी कि अब इसके पास आर्द्रता नहीं बची है, ह्यूमिडिटी नहीं बची है, अब ये वर्षा नहीं कर पाएगी। अब ये वायु जब ढाल से धीरे धीरे नीचे उतरती है तो क्या होता है, गर्म होने लगती है। अब ये जो वायु गर्म हो रही है इसको रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये हम लोग नहीं समझेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि रुद्धोष्म प्रक्रिया की वजह से ये वायु जो है गर्म होने लगती है, और इसलिए जो पर्वत का ये वाला हिस्सा है, जो पवन विमुख ढाल है, इसके ऊपर बर्फ जो है तेजी से पिघल सकती है, क्योंकि हवा यहाँ पर गर्म हो रही है। अब देखिए, बात करेंगे वायु राशियों की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एयर मास। तो देखिए, एयर मास या वायु राशियां कैसे बनती हैं। इमेजिन करिए कि एक क्षेत्र है जिसके ऊपर बर्फ जमी है,
यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और इस पूरे क्षेत्र के ऊपर कुछ वायु है जो लंबे समय से इसी क्षेत्र के ऊपर स्थिर है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो वायु है धीरे धीरे ये भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि नीचे का धरातल जो है बहुत ठंडा है, इसके ऊपर बर्फ जमी है, तो इसलिए जो ऊपर ये वायु है जो लंबे समय से इसी क्षेत्र में स्थित है, ये वायु भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ये वायु का जो बहुत बड़ा भाग है जिसने नीचे के धरातल के गुणों को अपने अंदर शामिल कर लिया, इसी को वायु राशि कहते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं कि वायु का वह वृहत भाग, यानी कि वायु का वो बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी भिन्नताएं बहुत कम है। यानी कि हवा का ये बहुत बड़ा एक टुकड़ा है जिसमें तापमान और आर्द्रता की जो अंतर है बहुत कम है। यानी कि पूरे के पूरे इस हिस्से में वायु के तापमान और आर्द्रता लगभग समान है। तो इस ये जो समांग गुणों वाली जो हवा का टुकड़ा है, इसी को हम लोग वायु राशि कहते हैं। अच्छा देखिए, जिस सतह के ऊपर, जिस धरातल पर ये वायु राशि जन्म लेती है, उसको कहते हैं वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र। अच्छा देखिए, वायु राशियों के जो उद्गम क्षेत्र हैं, इनको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर हैं, इनके ऊपर वायु राशियां जन्म लेती हैं। इसी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थलों पर भी वायु राशियां जन्म लेती हैं। इसके साथ ही उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत जो ठंडे महासागर हैं, वहां पर उच्च अक्षांशीय मतलब जो ऊपर के अक्षांशों में, देखिए ये 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री के आसपास जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो महासागर हैं उसके ऊपर जो वायु राशियां हैं वो जन्म लेती हैं। इसी तरह से जो उष्ण मरुस्थल हैं, उपोष्ण कटिबंध में जो गर्म मरुस्थल हैं, उस पर भी वायु राशियां जन्म लेती हैं। इसके साथ ही जो उच्च अक्षांश हैं, जैसे 90 डिग्री के थोड़ा सा नीचे के जो अक्षांश हैं, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पर भी जो ठंडे महासागर हैं उनके ऊपर भी वायु राशियां जन्म लेती हैं। ठंडे महासागर पर वायु देर तक रहेगी तो वायु भी ठंडी हो जाएगी। इसके साथ ही उच्च अक्षांश में जो अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के ऐसे भाग हैं जहां पर अतिशीत की स्थिति है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, बर्फ हमेशा ढकी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में भी वायु राशियां जन्म लेती हैं। और इसके साथ ही स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित जो हमारे अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप हैं, इन दोनों महाद्वीपों पर भी आपकी वायु राशियां जन्म लेती हैं। तो इस आधार पे हम लोग वायु राशियों को कुछ प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, इसके साथ ही उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। तो जो महासागर पर उत्पन्न हुई उष्ण कटिबंध में 0 डिग्री के आसपास, वो हो गई उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, वो हो गई जो महासागर पर उत्पन्न हुई। और उष्ण कटिबंध में ही ऐसी वायु राशि जो महाद्वीप पर उत्पन्न हुई, वो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि हो गई। फिर ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, यानी ध्रुवों के पास जो महासागर पर वायु राशि उत्पन्न हुई और ध्रुवों के पास जो महाद्वीप पर वायु राशि उत्पन्न हुई, वो हो गई ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। और इसी तरह से हो गई महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि। हम लोगों ने देखा आर्कटिक पर भी वायु राशि जन्म लेती है, तो इस आधार पर इसका नाम हो गया महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि। देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गर्म होती हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब ही है ऐसे क्षेत्र पृथ्वी के 0 डिग्री की लाइन के आसपास के जहां पर गर्मी बरकरार रहती है। और जो ध्रुवीय वायु राशियां हैं, यानी हमारे जो पोल रीजन है, जो 90 डिग्री के क्षेत्र हैं, इसके पास जो वायु राशियां जन्म लेती हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जो है ठंडी होती हैं नेचर में। अब देखिए, समझते हैं कि वाताग्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट। तो देखिए, जब बेसिकली 2 अलग अलग तरह की वायु राशियां आपस में मिलती हैं, जैसे एक गर्म वायु राशि है और दूसरी ठंडी वायु राशि है,
ये जब आपस में मिलती हैं तो इनका जो सीमा क्षेत्र है, यानी कि जहां पर गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि से मिल रही है, ये जो सीमा क्षेत्र है इसको हम लोग फ्रंट या वाताग्र के नाम से बुलाते हैं। अच्छा देखिए, जो वाताग्र के बनने की प्रक्रिया है उसको वाताग्र जनन कहा जाता है। यानी कि अगर आए वाताग्र जनन क्या है, तो ये वाताग्र के बनने की प्रक्रिया है। आपके जो वाताग्र हैं 4 तरह के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। तो देखिए, जब वाताग्र स्थिर हो जाए, यानी कि जब कोई भी एयर में मूवमेंट नहीं हो रहा है, जब कोई भी वायु राशि जो है मूवमेंट नहीं कर रही है, अपनी जगह पर स्थिर है, तो इसको अचर वाताग्र कहते हैं। तो ये वो वाताग्र है जिसमें कोई भी वायु, ना गर्म वायु ना ठंडी वायु, इसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है, जहां पर है वहीं पे रहती है। फिर आता है शीत वाताग्र। तो देखिए, जो हम लोगों ने देखा, एक तरफ गर्म वायु है, एक तरफ ठंडी वायु है, बेसिकली वायु राशि है। तो जब जो गर्म वायु राशि है इसको जबरदस्ती धक्का दे करके ठंडी वायु राशि ऊपर उठा देती है, यानी कि जब गर्म वायु राशि को ठंडी वायु राशि के द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है, तो इस स्थिति में शीत वाताग्र बनता है। और अगर देखिए क्या है, गर्म वायु राशि में बहुत ज्यादा प्रबलता है, ये आक्रामक रूप से अगर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाए। पहले शीत वाताग्र में क्या था कि शीत वाताग्र ने धक्का दे करके गर्म वायु राशि को ऊपर उठाया था, लेकिन हमारे उष्ण वाताग्र में क्या है कि गर्म वायु राशि जो है बहुत आक्रामक तरीके से शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ रही है, तो इससे आपका उष्ण वाताग्र बनता है। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां पर गर्म वायु राशि ज्यादा पावरफुल होती है वहां उष्ण वाताग्र बनता है, और जहां शीतल जो वायु राशि है वो ज्यादा पावरफुल होती है वहां शीत वाताग्र बनता है। अच्छा, अगर जो है दोनों में से जो एक वायु राशि है वो धरातल से ऊपर उठ जाए, यानी कि जो वायु राशि है वो धरातल से पूरी तरह से ऊपर उठ गई है, तो इसको हम लोग अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जानते हैं। जो वाताग्र हैं ये मध्य अक्षांशों में, यानी 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही आपको वाताग्र दिखाई देंगे, यानी केवल मध्य अक्षांशों में बनते हैं। और इनमें क्या है, तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता होती है। यानी कि देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफ ठंडी वायु राशि है जो ध्रुवों से आ रही है, दूसरी तरफ गर्म वायु राशि है, तो यानी कि दोनों तरफ में इस फ्रंट के, इस वाताग्र के दोनों तरफ तापमान में बहुत अंतर होगा। ठंडी वाली वायु राशि बहुत ठंडी होगी और गर्म वाली वायु राशि काफी गर्म होगी। तो एक तो टेम्परेचर में काफी अंतर पाया जाता है जिसे तापमान प्रवणता कहते हैं, और जब टेम्परेचर में बहुत अंतर होगा तो दाब में भी बहुत अंतर होगा, यानी कि जो वायुदाब प्रवणता है वो भी वाताग्र के दोनों ओर अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इनमें जो है तापमान में अचानक बदलाव आ जाता है, यानी कि जो वाताग्र है इसकी वजह से तापमान अचानक से बदल जाएगा, और इसी वजह से जो वायु है ऊपर उठती है, और जब वायु ऊपर उठेगी तो क्या होगा, बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद वर्षा हो जाएगी, यानी संघनन की प्रक्रिया होगी और वर्षा हो जाएगी। अब देखिए, बात करेंगे बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो देखिए, इनको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, और ये कहां पर मिलते हैं। देखिए, ये अपनी पृथ्वी पर 0 डिग्री की लाइन हो गई, जो पूरी पृथ्वी है इसको 0 डिग्री की लाइन 2 भागों में बांटती है। इसके नीचे और ऊपर 30 डिग्री की लाइन हो गई, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर यहाँ पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए, जो हमारे बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये 0 से 30 डिग्री के बीच में नहीं मिलेंगे, ना उत्तर में ना दक्षिण में, ना ही उत्तरी गोलार्ध में और ना ही दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये कहां पर मिलेंगे, ये जो अपने मध्य अक्षांश हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो मध्य और उच्च अक्षांश है, यहां पर आपको ये बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे। तो क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध में पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। और ये जहां से भी गुजरते हैं
वहां पर मौसम में भारी बदलाव आ जाता है। अब देखिए जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये ध्रुवीय वाताग्र के साथ में बनता है। हमारा जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और जो दक्षिणी ध्रुव है, इससे आने वाली जो वायु राशियां हैं उसकी वजह से ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण होता है। और यही जो ध्रुवीय वाताग्र है इसके साथ में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्मित होता है। अच्छा देखिए जो शुरुआती समय होता है उस समय ये वाताग्र अचर होता है। अचर मतलब मैंने आपको बताया कि वायु राशियों में कोई गति नहीं हो रही होती है, वायु राशियां स्थिर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में देखिए क्या कहा जा रहा है, फिगर से बताता हूं। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई। तो उत्तरी गोलार्ध मतलब इक्वेटर से ऊपर वाला ये हिस्सा, इक्वेटर के उत्तर का हिस्सा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका फ्रंट होता है, फ्रंट क्या होता है, जहां पर दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं। तो फ्रंट के उत्तरी गोलार्ध में जो फ्रंट बना है इसके उत्तर में शीत वायु राशि मिलेगी और इसके दक्षिण में आपको उष्ण वायु राशि मिलेगी। अब देखिए बहुत ही क्लियर है, जहां पर नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, उसी दिशा में वहीं पर आपको शीत वायु राशि मिलेगी। तो इसीलिए जो फ्रंट है इसके उत्तर में आपको शीत वायु राशि दिखाई दे रही है। अच्छा देखिए शुरू में तो ये अपनी जगह पर स्थिर थी वायु राशियां, लेकिन फिर जब वायु दाब कम होता है तो जो कोष्ण वायु राशि है उत्तर दिशा की ओर चल देती है। यानी कि जो ये हमारी नीचे वाली गर्म वायु राशि है ये आपकी जहां पर शीत वायु राशि थी उत्तर दिशा में चल देती है, और जो आपकी शीत वायु राशि है ये आपकी जहां पर उष्ण वायु राशि थी इस दिशा में चल देती है। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। तो इस तरह से ये जो शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि की जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति है, इसी गति या इसी परिसंचरण की वजह से हमारा बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म लेता है और विकसित होता है। अब देखिए ये जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ध्यान से समझिएगा, इसमें दो फ्रंट यानी कि दो वाताग्र होते हैं, एक उष्ण या फिर कोष्ण वाताग्र और दूसरा शीत वाताग्र। देखिए उष्ण वाताग्र में क्या होता है, जो गर्म वायु है वो आक्रामक तरीके से शीत वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, जबकि जो शीत वाताग्र है इसमें शीतल जो वायु राशि है, जो वायु राशि है उसके द्वारा उष्ण वायु राशि को बलपूर्वक ऊपर उठाया जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर बस इतना है कि उष्ण वायु राशि यहाँ पर अपने आप ऊपर उठ रही है, जबकि यहाँ पर शीत वाताग्र में शीतल वायु के द्वारा धक्का देकर उष्ण वायु राशि को ऊपर उठाया जा रहा है। तो ये दोनों आपको बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ये दोनों फ्रंट आपको दिखाई देंगे। देखिए जो उष्ण वाताग्र है इसकी वजह से स्त्री मेघ बनेंगे। ये मेघ के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उष्ण वाताग्र की वजह से स्त्री मेघ बनते हैं, जबकि शीत वाताग्र की वजह से कपासी मेघ का निर्माण होता है। देखिए कुल मिलाकर के जब गर्म वायु ऊपर उठेगी, संघनन की प्रक्रिया होगी, तो इसकी वजह से वर्षा होगी, यानी कि यहाँ पर मेघ का निर्माण होता है और वर्षा होती है। अच्छा देखिए हम लोगों ने देखा था जो शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र को ढकेल रहा है। तो क्योंकि शीत वाताग्र बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो एक समय आता है कि उष्ण वाताग्र को ये पूरी तरह से ढकेल देता है, यानी उष्ण वाताग्र धरातल के ऊपर उठ जाता है। तो जब कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका धरातल से कोई संपर्क नहीं रह जाता है तो ऐसे में अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है और फिर चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब देखिए बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये आक्रामक तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंध में होती है। विषुवत रेखा से जो कर्क रेखा तक का क्षेत्र है और विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा तक का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिखाई देंगे। और देखिए ये जो चक्रवात हैं समुद्र में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसे बंगाल की खाड़ी में
एक चक्रवात उत्पन्न हुआ। तो ये धीरे धीरे हमारा जो तटीय इलाका है, जो पूर्वी घाट है, इसकी तरफ आगे बढ़ेगा और जब ये तट पे पहुंचते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। केवल समुद्र में ही ये चक्रवात जीवित रहते हैं। तो ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं और ये एक विध्वंसक तरह की प्राकृतिक आपदा है, यानी कि चक्रवात एक बहुत ही विध्वंसक आपदा है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इनको टाइफून के नाम से बुलाया जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीस के नाम से जाना जाता है। यानी ये सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम हो गए और जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों पे ही उत्पन्न और विकसित होते हैं। तो देखिए, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब बनता है, ये नीचे कुछ दशाएं बताई गई हैं। एक तो एक बड़ा समुद्र का सतह होना चाहिए, यानी कि वृहद समुद्री सतह हो और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, यानी समुद्र की सतह का या समुद्र के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, तब ये चक्रवात बनेगा। साथ में कोरियालिस बल होना चाहिए, इसीलिए इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर ये चक्रवात आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर कोरियालिस बल नहीं होता है। इसके साथ ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, इसके साथ ही कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण, यानी कि एक कमजोर निम्न दाब क्षेत्र हो और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण हो, यानी कि जो समुद्र तल के ऊपर का वायुमंडल है वहां पर एयर जो है वो डाइवर्ज हो रही हो, अपसरित हो रही हो। देखिए, यहाँ पर क्योंकि 12th क्लास की NCERT है तो चक्रवात कैसे बनता है ये नहीं बताया गया है क्योंकि फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर चक्रवात के बारे में आपको बहुत सी ऐसी डिटेल्स जानने को मिलेंगी जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो देखिए, चक्रवात को अधिक विध्वंसक क्या बनाता है, जो कपासी मेघ का निर्माण होता है। देखिए, जब वायु तेजी से ऊपर उठती है तो वायु जो है ऊपर जाकर के ठंडी होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है और इस संघनन प्रक्रिया की वजह से कपासी स्तरीय मेघ बनते हैं और ये जो कपासी स्तरीय मेघ हैं जो वर्षा करते हैं, इसकी वजह से चक्रवात बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला विध्वंसक बन जाता है। अच्छा देखिए, जो समुद्र से लगातार आर्द्रता मिलती रहती है, हम लोगों ने देखा ये समुद्र में जन्म लेते हैं, तो समुद्र से जो लगातार इसको आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी मिलती रहती है वही इस तूफान को ज्यादा प्रबल करती है और इसीलिए जब ये जमीन पे आते हैं, तट पे आते हैं, तो आर्द्रता धीरे धीरे इनकी कम होती जाती है और ये नष्ट हो जाते हैं। तो यही बताया गया है, स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वो स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पे पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, जैसे ये अपना भारत है, एक चक्रवात है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी से आया और भारत के तट में यहाँ पर टकराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, चक्रवात का लैंडफॉल हुआ। ये वो चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है, यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाले जो चक्रवात होते हैं वो किधर जाएंगे बताना बहुत कठिन है, अनिश्चित दिशा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाते हैं। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता, इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है आई, और आई के चारों तरफ आप देखिए हवाएं घूम रही हैं, तो ये जो प्रबल सर्पिल वायु है जो चारों तरफ घूम रही है और इसके जो बीच का केंद्र है इसको हम लोग आई कहते हैं। तो आई के चारों तरफ, आंख के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवन परिसंचरण करती हैं। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर हो सकता है, यानी कि सामान्य भाषा में ये जो चक्रवात की आंख है 150 से 250 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हो सकती है। देखिए ये जो हमारा चक्रवात है इसकी आंख की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर मौसम शांत होता है। देखिए बेसिकली यहाँ पर हवा नीचे उतरती है, चित्र में देखिए ये जो हवाएं हैं
इनका अवतलन हो रहा है या फिर ये नीचे उतर रही हैं। तो इस वजह से जो चक्रवात की आंख है यहाँ पर मौसम शांत होता है। अच्छा देखिए, इसका एक प्रभाव क्या होता है, लोगों से कहा जाता है जब तक सरकार कहे नहीं, जब तक न्यूज में ना आ जाए घर से ना निकले। क्यों कहा जाता है? हो सकता है आपको लगे चक्रवात निकल गया, लेकिन आप चक्रवात के एकदम बीचों बीच के हिस्से में फंसे हो, इसलिए यहाँ पर शांत होता है मौसम, तो आपको लग रहा है चक्रवात निकल गया, लेकिन निकल नहीं गया है। आप इस चक्रवात के बीचों बीच में हैं। जब ये बीच का हिस्सा आगे बढ़ेगा और फिर से चक्रवात की हवाएं आपके पास आएंगी, तो फिर से उसी तेज हवाओं का सामना आपको करना होगा। तो अगर आप सुरक्षित स्थान से बाहर निकल जाएंगे ये सोचकर कि चक्रवात निकल गया है, तो आपके जन और धन की हानि हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, जो चक्रवात का अक्षु है, आंख है, वो शांत होती है। यहाँ पर पवन का अवतलन होता है। अक्षु यानी देखिए, अक्षु आंख को ही कहते हैं। तो अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है आई वॉल, ये देखिए यहाँ पर आई वॉल लिखा है दोनों तरफ। ये आपकी जो वॉल जैसी दिख रही हैं, ये आपकी अक्षु भित्ति हैं। और इसमें जो वायु है वो प्रबल होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। और ये कहाँ जा रही होती है? ऊपर की तरफ, यानी कि वृत्ताकार वायु जो है ऊपर की तरफ जाती है। ये वायु कहाँ तक जाती है? क्षोभ सीमा तक, यानी कि जो हमारी क्षोभ सीमा है वहां तक ये चली जाती है। और जहां पर ये जो आपकी कह लीजिए आई वॉल है, यहाँ पर हवाओं की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं आपको दिखाई देंगी और इन चक्रवातों से बहुत ही मूसलाधार वर्षा होती है। देखिए चक्रवात की आंख से रेन बैंड विकिरित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है रेन बैंड्स। तो ये जो रेन बैंड्स हैं चक्रवात की आंख से बाहर की ओर निकलते हैं। अच्छा देखिए, जो एक चक्रवात है इसका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में 600 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी 600 से 1200 किलोमीटर तक के एरिया में ये चक्रवात फैला हो सकता है। ये परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है। यानी कि रोज 300 से 500 किलोमीटर के बीच में एक चक्रवात दूरी तय करता है। ये चक्रवात तूफान तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखिए समुद्र में क्या होता है, तरंगे बन जाती हैं और ये जो ऊंची ऊंची तरंगे बनती हैं ये तट को तोड़ करके या फिर तट को पार करके अंदर बस्तियां हैं, मानवीय इलाके हैं, उन सब में चली जाती हैं, जिससे कि पानी जो है भर जाता है। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब ये चक्रवात तट के इलाके पे पहुंचता है, किनारों पर पहुंचता है धरातल पर, तो धीरे धीरे आर्द्रता की कमी की वजह से, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये नष्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं और जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आपको ये वाताग्र प्रणाली नहीं दिखेगी। इसके साथ ही जो आपके शीतोष्ण या बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये एक बड़े क्षेत्रफल पर फैले होते हैं और इनकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर, यानी कि जमीन पर, धरातल पर पहुंचने पर हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवन का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसमें हवाएं क्योंकि तेज होती हैं, इसीलिए इनसे विनाश भी ज्यादा होता है। और आखिरी है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं, जबकि बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। तो ये शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का अंतर हो गया। अब देखिए आज का जो अंतिम तूफान हम लोग डिस्कस करेंगे ये है तड़ित झंझा और टॉर्नेडो।
तो तड़ित झंझा से ही कभी कभी टॉर्नेडो उत्पन्न होते हैं। देखिए, कल्पना करिए, भूमि बहुत गर्म है, तो जब गर्म भूमि है तो ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म हो जाएगी, और ये गर्म वायु मान लीजिए इसके पास ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में है। तो ये जो उष्ण और आर्द्र वायु है ये अब हल्की हो गई है और ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये वायु काफी ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो ये कपासी वर्षी मेघों का निर्माण करती है, और इन्हीं कपासी वर्षी मेघों के द्वारा वर्षा होती है। तो इसी चीज को थ्योरी में देखिए, तो जो तड़ित झंझा है ये थोड़े समय के लिए डेवलप होती है, प्रभाव भी इसका कम क्षेत्रफल में होता है, ज्यादा बड़े एरिया को नहीं प्रभावित करती है, लेकिन ये आक्रामक होती है। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवाहन के कारण उत्पन्न होती है। जो ये मैंने आपको प्रक्रिया बताई, जो वायु ऊपर की तरफ उठ रही है, इसको कहते हैं वायु का संवाहन। तो ये जो प्रबल संवाहन प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो उष्ण आर्द्र दिन है उसमें ये जो प्रबल संवाहन होता है, उसकी वजह से तड़ित झंझा जन्म लेती है। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है जो गरज और बिजली उत्पन्न करता है। तो मैंने आपको बताया कि इससे कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। यही जो कपासी वर्षी मेघ हैं, जो मेच्योर कपासी वर्षी मेघ हैं, बेसिकली उसी को तड़ित झंझा कहते हैं। जब ये बादल, ये वाले जो कपासी वर्षी मेघ हैं, बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, इतनी ऊंचाई तक जहां पर तापमान 0 से भी कम है, तो ये बादलों से ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। देखिए, हम लोग जानते हैं 0 डिग्री से कम तापमान में जो जल है वो जम जाता है। तो अगर बहुत ऊंचाई तक ये बादल चले गए हैं जहां तापमान माइनस में है, तो जाहिर सी बात है ओले बनेंगे और ओलावृष्टि होगी। अगर देखिए आर्द्रता कम है, अगर वायु में आर्द्रता पर्याप्त है, तब तो वर्षा होती है, लेकिन अगर आर्द्रता कम है वायु में, तो धूल भरी आंधियां आपको देखने को मिलेंगी। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का, यानी कि उष्ण मतलब गर्म वायु का, तो तड़ित झंझा की विशेषता है गर्म वायु का ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर प्रवाह। इसकी वजह से बादलों का आकार बढ़ता है, जो हवा ये ऊपर की तरफ जाती है, और जो बादल हैं वो अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसी वजह से वर्षा होती है। उसके बाद जब यही हवा नीचे की तरफ उतरती है, तो ये नीचे की तरफ उतरती हुई जो हवा है ये ठंडी होती है, इसलिए पृथ्वी पर ठंडी वायु आती है और साथ में वर्षा आती है। देखिए, भयानक जब तड़ित झंझा हो जाती है, तो भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। यहाँ पर आप देखिए, एक हाथी की जैसे सूंड होती है, उसी तरह से जो वायु है वो सर्पिल मतलब ऐसे गोल गोल घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती है। तो इसी को हम लोग बेसिकली टॉर्नेडो कहते हैं। और ये देखिए, जो वायु ऊपर की तरफ जा रही है, इसके केंद्र में बहुत कम वायु दाब होता है, यानी लो प्रेशर होता है जो सेंटर है वहां पर, और ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। ये तो जो टॉर्नेडो बनता है ये काफी विनाशकारी होता है। ये कहां पर सामान्य रूप से उत्पन्न होता है? जो मध्य अक्षांश है हमारे 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर टॉर्नेडो जन्म लेता है। और समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। तो टॉर्नेडो देखिए बेसिकली क्या करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा वितरण है उसमें जो भिन्नता है, ऊर्जा वितरण की भिन्नता, उसको कम करने का प्रयास करता है टॉर्नेडो। या कह लीजिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा वितरण की भिन्नता है उसकी वजह से टॉर्नेडो जन्म लेता है। ऊर्जा वितरण की भिन्नता मतलब जो कहीं पर ज्यादा ऊर्जा है और कहीं पर कम है। अच्छा देखिए, इन तूफानों से क्या होता है, जो स्थितिज और ताप ऊर्जा है, जो स्टैटिक एनर्जी है, जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि डायनेमिक एनर्जी में ये बदल जाती है स्टैटिक एनर्जी। और इसकी वजह से फिर से वायुमंडल शांत हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वायुमंडलीय दशाएं जो हैं स्थिर होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र को डिटेल में देखा। अपने भारत में आने वाले चक्रवात हो या शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात हो या टॉर्नेडो हो, इसके साथ ही जो हमारे अलग अलग हेटले सेल है, फेरल सेल है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया।
अब अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।